जो कोई मृत्यु कारित करता है, जरा इसको 10 बार रिपीट करिए मन में। जो कोई मृत्यु कारित करता है, जो कोई मृत्यु कारित करता है, जो कोई मृत्यु कारित करता है, हु ईवर कॉजेज डेथ। तो जो कोई मारेगा वही ना कल्पेबल होमिसाइड के लिए दोषी होगा। जो मारेगा ही नहीं वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए दोषी कैसे होगा? जस्ट कल्पेबल होमिसाइड में, कल्पेबल होमिसाइड दो तरह का होता है। एक होता है जिसको हम कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, और दूसरा होता है कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। इसमें एक और बात मैंने आप लोगों से कही थी कि अगर हम एसेंशियल इंग्रेडिएंट देखें, या यूं कहें कि कल्पेबल होमिसाइड यानी सदोष मानवबद्ध होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, तो तीन बातों का होना बड़ा जरूरी है। और तीन बातों का कौन कौन सी बातों का होना जरूरी है वो भी मैंने आपको डिस्कस किया था। उसमें सबसे पहली बात थी कि देयर मस्ट बी अ डेथ ऑफ ए पर्सन, यानी कि एक पर्सन की मृत्यु होना तय है, यानी एक पर्सन को मरना ही चाहिए। यहां पर मैंने आपसे कहा था देयर मस्ट बी डेथ ऑफ ए पर्सन, तो एक पर्सन की मृत्यु होनी चाहिए। दूसरा कि जो डेथ होना चाहिए वो मेरे यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन के एक्ट की वजह से दूसरे पर्सन की मृत्यु होनी चाहिए। सो द डेथ शुड हैव बीन कॉज्ड बाय द एक्ट ऑफ अनदर पर्सन। तीसरी जो बात आती है उसमें हम लोग बात करते हैं किसकी? मेंटल एलिमेंट की। जो एक्ट हुआ, द एक्ट ऑफ कॉजिंग डेथ शुड हैव बीन डन विथ द इंटेंशन। इंटेंशन में दो बातें आती है, इंटेंशन टू कॉज, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, और उसी इंटेंशन में दूसरा आता है जिसमें हम कहते हैं बॉडली इंजरी। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है इसी को हम लोगों को कंसीडर करना होता है मेन। इंटेंशन में दो बातें आती हैं, इंटेंशन में दो बातें आती हैं, कौन कौन सी? तो पहली बात आती है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। सो इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, एक तो ये इंटेंशन हो गया। दूसरा होता है जिसमें हम लोग कहते हैं इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी। सो इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी, सच बॉडली इंजरी, ऐसी बॉडली इंजरी होनी चाहिए, सच बॉडली इंजरी, ऐसी बॉडली इंजरी होनी चाहिए एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, लाइकली टू कॉज डेथ। ये पार्ट है हम लोगों का, लाइकली टू कॉज डेथ, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग और लाइकली टू कॉज डेथ। इसमें एक थर्ड पार्ट आता है जिसमें हम लोग बात करते हैं नॉलेज की। सो नॉलेज, नॉलेज में कुछ नहीं, नॉलेज का मतलब है जो पर्सन एक्ट कर रहा है, यानी अगर मैं वो पर्सन हूं और मैं पर्सन एक्ट कर रहा हूं, तो मैं जो एक्ट करता हूं उस एक्ट से देर इज ए संभावना, देर इज ए लाइकली टू कॉज डेथ। तो इसमें भी क्या है, डेथ होने का चांसेस होना चाहिए। सो इंटेंशन में दो बातें होती हैं, ध्यान से समझना है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ या इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। इसका सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, अब हमें क्या देखना, मैंने कल यही बात आप लोगों से कही थी, कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड, व्हाट इज द कल्पेबल होमिसाइड? कल्पेबल होमिसाइड में दो टर्म होते हैं, एक कल्पेबल होता है, एक होमिसाइड होता है। कल्पेबल का मतलब होता है सदोष, जहां पर दोष लग जाए, यानी कि अगर एक आदमी दूसरे आदमी की मृत्यु कारित करे, एक आदमी दूसरे आदमी को जान से मार दे, तो उसके मारने पर दोष लग जाए। अगर दोष लगता है तब वो कल्पेबल होमिसाइड है, अगर दोष नहीं लगता है तो वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं। सीधी सी बात, दोष लगना चाहिए यानी ब्लेम लगना चाहिए, तभी और केवल तभी वो कल्पेबल होमिसाइड है। सो कल्पेबल होमिसाइड के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट क्या निकल के आता है? कल्पेबल होमिसाइड, सदोष मानववध, सदोष मानववध यानी कि वैसा मानववध जिसमें दोष लग जाए। तो सबसे पहली बात होती है कि एक मानववध, एक पर्सन की मृत्यु होनी ही चाहिए, देयर मस्ट बी अ डेथ ऑफ ए पर्सन।
अब एक पर्सन की मौत होनी चाहिए, एक पर्सन की मृत्यु होनी चाहिए। मैं हूं यहां पर ए, और मेरे एक्ट की वजह से अगर बी को मौत होती है, बी की डेथ होती है, देन एंड देन ओनली आई विल बी क्रिमिनली लाइबल और कल्पेबल होमिसाइड। तभी मेरे ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी बनेगी, बी की मृत्यु का अदरवाइज नहीं बनेगी। तो यहाँ पर ध्यान क्या देना होता है कि अगर किसी भी पर्सन को हम क्रिमिनली लाइबल हेल्ड करते हैं, तो उसी के एक्ट की वजह से, उसी के डायरेक्ट एक्ट की वजह से बी की मौत होनी चाहिए, यानी जो भी XYZ पर्सन जिसकी मौत हुई है उसकी मृत्यु होनी चाहिए। अगर अक्यूज्ड के डायरेक्ट एक्ट की वजह से अगर डिसीज्ड की मृत्यु नहीं होती है, तो उसमें हम जो सो कॉल्ड अक्यूज्ड होता है, ऑफेंडर होता है, उसको हम यहाँ पर क्रिमिनली लायबल नहीं ठहराते हैं। क्रिमिनली लायबल अगर वो नहीं है कल्पेबल होमिसाइड का, तो उसको कल्पेबल होमिसाइड वाला सजा या दंड भी नहीं मिलेगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ इसके। मैंने आप लोगों से कुछ इसी से रिलेटेड आप लोगों को कुछ क्वेश्चन रखे थे, कुछ एग्जांपल्स रखे थे। चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। एक बड़ा फेमस मैटर है उसमें एक मामला आता है कि एक एम नाम का पर्सन है और ये अक्यूज्ड है। जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ ये एक बेसिकली केस है, और इस केस का नाम मैं बताता हूँ आपको, मोती सिंह वर्सेस यूपी है, स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में कहानी क्या है वो जरा समझिए। इसके केस की कहानी बड़ी सिंपल है। ये जो सो कॉल्ड मोती सिंह है ये अक्यूज्ड है। मान लीजिए वो मैं ही हूँ मोती सिंह, और एक जो पर्सन है जिसका नाम है गया चरण, GAYACHARAN, गया चरण, ये डिसीज्ड है, ये मर गया है। सो इसका मतलब ये हो गया कि मोती सिंह ने गया चरण की मौत करी, गया चरण को मारा। मोती सिंह ने गया चरण को मारा। अगर मोती सिंह के डायरेक्ट एक्ट का रिजल्ट है गया चरण की मृत्यु, अगर इसके डायरेक्ट एक्ट से अगर गया चरण की मौत हुई है, तो फिर डेफिनेटली डेफिनेटली हर हालत में मोती सिंह को क्रिमिनली लाइबल ठहराया जाएगा, और मोती सिंह क्रिमिनली लाइबल होगा तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है। अब किस्सा क्या है वो जरा सुनिए। मोती सिंह ने 2 गोलियां गया चरण के पेट पे मारी थी, पेट पर मारी थी। अब पेट में मारना आप समझ सकते हैं, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। 2 गोलियां कहाँ मारी गई? पेट पर मारी गई। नाउ उसके बाद इस बंदे को, सो कॉल्ड गया चरण जो कहते हैं, इसको हॉस्पिटल लाया गया। इसके बारे में, ये गया चरण की बात करते हैं, इस डिसीज पर्सन के बारे में ये कहा गया कि जिस दिन गोली चली, जिस दिन गोली मारी गई थी, उस दिन तो ये बंदा हॉस्पिटल में आता है, और उसके बाद ये हॉस्पिटल से कब डिस्चार्ज हो जाता है इसका कुछ पता नहीं है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। डेट ऑफ डिस्चार्ज इसका कहीं भी मेंशन नहीं किया गया। बस ये है कि इसको गए थे, इनको गोली लगी थी, ये बंदा एडमिट हुआ था, बट ये कब डिस्चार्ज होकर निकल के चला गया कोई पता नहीं। इस बात का एविडेंस नहीं है, इस बात के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है कि भाई इसका टोटल रिकवरी हुआ था या इसका टोटल रिकवरी नहीं हुआ था। मतलब ये कंप्लीट फिट हो गया था, कंप्लीट फिट एंड फाइन हो गया था, या बीमार था, या घायल अवस्था में ही निकल के चला गया था, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अब होता क्या है, करीब करीब आफ्टर 1 मंथ, ध्यान से सुनिएगा, आफ्टर 1 मंथ सो कॉल्ड इस गया चरण की मौत हो जाती है। अब जब गया चरण की मौत हो गई, तो जो मामला 307 में चल रहा था, 307 IPC में, वो मामला अब 302 में कन्वर्ट हो गया। अब मामला ये आता है कि भाई क्या मोती सिंह ही क्रिमिनली लाइबल होगा गया चरण की मौत के लिए?
अब आप में से कोई अगर आंसर देना चाहे तो दे सकते हैं क्या। सो कॉल्ड जो डिसीज्ड पर्सन है उसकी मौत के लिए डायरेक्टली इसको हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, इसको नो जिम्मेदार सर। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? नो सर। नो सर। क्यों नहीं कर सकते हैं? सर डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए, नहीं तो काफी दिनों के बाद आफ्टर 1 मंथ ऐसे तो चला गया, वैसे भी मतलब वैसे भी बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है यदि पता भी ना लगता है। ओके। डायरेक्ट देखिए, कॉन्सिक्वेंस नहीं से। देखिए इस केस में मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बहुत अच्छी ऑब्जर्व करके गई। कहा कि गया चरण की मौत के लिए, सो कॉल्ड डिसीज्ड की मौत के लिए अगर अक्यूज्ड को लाइबल ठहराना है, अक्यूज्ड को लाइबल ठहराना है, देन इट इज नेसेसरी टू एस्टैब्लिश कि उसकी जो मृत्यु का कारण है, जो कॉज ऑफ डेथ है, वो मोती सिंह होना चाहिए। सो इट वाज नेसेसरी टू एस्टैब्लिश दैट द that he had died on account of the injuries received by him। मतलब बड़ा सीधा है कि अगर सो कॉल्ड मोती चरण के चोट मारने से, उसके द्वारा इंजरी पहुंचाने से सो कॉल्ड डिसीज्ड गया चरण की मृत्यु हुई है, तो डेफिनेटली इस बंदे को हम लाइबल ठहराएंगे, इस बंदे को हम सजा दे सकते हैं, अदरवाइज हम इसको नहीं दे सकते। दिस इज द पॉइंट। तो अगर आप इस केस को अच्छे से समझ रहे हैं, एकदम एक एक पॉइंट मैंने इसमें बताया, एक पॉइंट भी हिडन नहीं है, पूरी कहानी आपको बता दी है, तो इसका मतलब ये बड़ा क्लियर यहां से हो जाता है कि भाई जब कभी भी ऐसे मामले होंगे तो आपको क्रिमिनली लाइबल करने के लिए किसी भी पर्सन को, सो कॉल्ड अक्यूज पर्सन को, आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा क्या अक्यूज पर्सन के डायरेक्ट एक्ट का रिजल्ट होता है, डायरेक्ट एक्ट का कॉन्सिक्वेंस होता है डिसीज्ड की मौत। अगर डायरेक्ट एक्ट से डिसीज्ड की मौत नहीं होती है, यू कैन नॉट मेक हिम क्रिमिनली लाइबल। तो इस केस में क्रिमिनली लाइबल इसको नहीं किया गया, इसको छोड़ दिया गया। दिस इज द जजमेंट जो कि इस केस में हुआ था। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं इसमें। हालांकि जो प्रोसिक्यूशन साइड है उसने एक बात बार बार कही और प्रोसिक्यूशन के लिए स्ट्रांग पॉइंट भी था कि सर देयर वाज एन इंटेंशन टू किल। उसका ये कहना था कि भाई इंटेंशन तो था टू किल, तभी तो उसने पेट में 2 गोलियां मारी, और उसी के पेट में 2 गोली मारने की वजह से वो बंदा हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल में रिकवर हुआ कि नहीं इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसका कोई एविडेंस नहीं है। एडमिट कब हुआ ये सबको पता है, लेकिन कब वो डिस्चार्ज होकर निकल गया, या ऐसे ही भाग गया, इसका भी कोई पता नहीं है। और उसके बाद कुछ समय के बाद वो मर गया, लगभग लगभग 25-27 दिन के बाद, 25-27 डेज के बाद उसकी मौत हो गई। तो प्रोसिक्यूशन का कहना था कि ना तो ये गोली चलाते, और वो छोड़ी सबसे बड़ी बात एब्डोमेन में चलाई। एब्डोमेन में चलाने का मतलब है पेट पर मारने का गोली, इतना क्लियर कट मतलब है कि देयर वाज एन इंटेंशन टू किल। अगर आप भी प्रोसिक्यूशन रहेंगे तो आप भी यही बात बोलेंगे। लेकिन हमें क्या देखना होता है, ध्यान से सुनिए, मैंने कल क्या कहा था। कल्पेबल होमिसाइड या होमिसाइड में हम लोग क्या करते हैं, जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है वो दूसरे व्यक्ति की मौत को नजदीक ले आता है, एक्सेलरेट कर देता है। जिस आदमी को 100 साल में मरना था, उस आदमी को आपने 40 साल में, 30 साल में निपटा दिया। जिस आदमी की 70 साल आयु है, उसको आपने 25 साल में, 30 साल में निपटा दिया। तो ये क्या कर रहे हो आप, यू आर एक्सेलरेटिंग द डेथ ऑफ द अनदर पर्सन। तो यहां पर आपको सिर्फ फर्स्ट पॉइंट क्या देखना है, डेथ। फर्स्ट पॉइंट क्या फाइंड आउट करना है, डेथ। अगर डेथ में अक्यूज्ड का रोल है, डेथ के कारण में अक्यूज इन्वॉल्व होता है, तो आंख बंद करके अक्यूज को आप रख सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं द कोर्ट observed that in order to prove the charge of, in order to prove the
charge of deceased murder. It was necessary. It was necessary to establish that he का मतलब कौन? Deceased. He had died. He had died on account of the injuries received by him. ओके, चलिए। तो यहां पर आपको क्लियर पता चल गया कि डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए अक्यूज्ड और डिसीज्ड के मामले में। एक और एग्जांपल आपको देते हूं। एक और केस है, ये भी बड़ा फेमस केस है। केस आता है ये पंजाब से। केस का नाम है जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब जोगिंदर सिंह कौन है? नो डाउट ये अक्यूज्ड है। अक्यूज्ड कौन है? जोगिंदर सिंह। इसमें जो डिसीज्ड पर्सन है उसका नाम है रुपिंदर सिंह। RUPINDER, रुपिंदर सिंह। ठीक है, ये डिसीज्ड है, ये मरा हुआ है। मामला ये है कि जो ये अक्यूज्ड है जोगिंदर सिंह, ध्यान से सुनना, सिर्फ सुनना। ये जो अक्यूज्ड है जोगिंदर सिंह, ये अपने किसी और भाई के साथ रुपिंदर सिंह के घर के आसपास भटकता रहता है और इसकी बहन के साथ छेड़खानी करता है। इसकी बहन के साथ सेक्सुअल हरासमेंट वाली बात करता है। अब चूंकि रुपिंदर सिंह की बहन के साथ ये सब कुछ होता है तो ऑब्वियस सी बात है रुपिंदर सिंह का गुस्सा होना जायज है। रुपिंदर सिंह ने इसको पीट दिया। दोनों के बीच में अच्छा वाला झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट हो गया। जब इसकी पिटाई हो गई, किसकी? सो कॉल्ड रुपिंदर ने पीट दिया किसको? जोगिंदर सिंह को। तो इसने बाद में कहा कि भाई तुमको देख लेंगे, बाद में आकर के तुम्हारा हिसाब किताब करेंगे। दिस वाज द सिचुएशन। नाउ अब क्या करते हैं? अब ये जोगिंदर सिंह क्या करता है, अगले ही दिन दोनों भाई यानी जोगिंदर सिंह और सो कॉल्ड उसका भाई इस सो कॉल्ड रुपिंदर सिंह के पास पहुंचते हैं, इसके घर पर पहुंचते हैं और बिना कुछ बोले बोले इसके ऊपर हमला कर देते हैं। जब इसके ऊपर हमला किया जाता है तो ये बंदा अपनी जान बचाने के लिए, ऑब्वियस सी बात है, एक नेचुरल सर्कमस्टांसेज है कि ये भागेगा। सो रुपेंद्र सिंह अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर देता है। ये भागते भागते खेत की तरफ चला जाता है और जो अक्यूज्ड होता है जोगिंदर सिंह और उसका भाई उसका पीछा करता है, यानी उसके पीछे पीछे भागते हैं। आगे आगे रुपिंदर है, पीछे पीछे जोगिंदर है, आगे आगे रुपिंदर है, पीछे पीछे जोगिंदर है। यानी ऐसे कहिए कि आगे आगे हमारा सो कॉल्ड डिसीज्ड है तो, और पीछे से हमारा सो कॉल्ड अक्यूज्ड है जो इसको पीछा कर रहा है, चेस कर रहा है। नाउ कुछ दूर भागने के बाद अचानक से जो डिसीज्ड है रुपिंदर, इसको पता नहीं क्या होता है, ये सीधे क्या करता है, एक कुआं होता है उस कुएं में जंप मार देता है। कुएं में पानी नहीं होता है, कुआं बिल्कुल सूखा होता है। और चूंकि कुआं सूखा होता है तो उसमें सोच सकते हैं क्या सिचुएशन होगी। तो सूखे कुएं में गिरने की वजह से उसके सिर में बहुत ज्यादा चोट लगती है, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में हेड इंजुरीज। तो उसको बहुत ज्यादा हेड इंजुरी जाती है और हेड इंजुरीज की वजह से वो अनकॉन्सियस हो जाता है और अनकॉन्सियस होने के बाद कुछ समय के बाद मर जाता है। अब सवाल यहाँ ये है
कि हम इसको कल्पेबल होमिसाइड में लाएं तो लाएं कैसे। वेदर जोगिंदर सिंह इज क्रिमिनली लाइबल फॉर द डेथ ऑफ द रुपिंदर सिंह, दिस इज द क्वेश्चन। अगेन उसका आंसर यही मिलेगा। क्या जोगिंदर सिंह का डायरेक्ट एक्ट था, उसके एक्ट का डायरेक्ट परिणाम था, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस था रुपिंदर सिंह की मौत, यानी जोगिंदर सिंह की हरकतों की वजह से रुपिंदर सिंह की मौत हुई? अगर ऐसा सचमुच में है तो डेफिनेटली जोगिंदर सिंह को भगवान भी नहीं बचाने वाले, नहीं कोई बचाने वाला। लेकिन अगर जोगिंदर सिंह के एक्ट का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस नहीं है, या उसके एक्ट से, उसके काम से रुपिंदर सिंह की मौत इंक्लूड नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, तो वैसे मामले में हम जोगिंदर सिंह को सजा नहीं दे सकते। अब आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए, सो दैट जोगिंदर सिंह को सजा मिलनी चाहिए, क्रिमिनली लायबल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बताइए जल्दी से, एनीबॉडी। नहीं सर। जोगिंदर सिंह क्रिमिनली लाइबल तो होगा ही, क्योंकि इसी इसका एक्ट का वो परिणाम था। अगर ये नहीं उसका केस करता, उसको दोहराता नहीं, तो वो तो कूदता नहीं। हम्म। तो डायरेक्ट सीक्वेंस तो हो ही गया, इसका परिणाम तो डायरेक्ट निकल गया। चलिए अच्छी बात है, ध्यान से अब सुनिए। देखिए इसमें क्या कहानी आती है। बेशक ये बात फैक्ट सही है कि सो कॉल्ड जो हमारा जोगिंदर सिंह है, वो रुपिंदर सिंह को, सो कॉल्ड हमारा जो अक्यूज्ड है, वो डिसीज्ड को दौड़ा दौड़ा रहा था, उसके पीछे पीछे चेस कर रहा था, भाग रहा था। ऐसा एविडेंस में अब बताया गया है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कम से कम अबाउट 15 to 20 फीट होगा, यानी 15 से 20 फीट की दूरी पर जोगिंदर और रुपिंदर थे। दूसरी बात यहां पर यह भी आई है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि उसके पास कहीं और किसी और जगह भागने का कोई चांस नहीं था। मतलब ये नहीं था कि उसके पास देयर वाज नो ऑप्शन कि सिर्फ कुएं में कूद के ही जान बचाई जा सकती है, सिर्फ यही एक ऑप्शन नहीं था, वो और भी किसी दूसरे तीसरे चौथे डायरेक्शन में जा सकता था। बट स्टिल उसने क्या किया, ही ऑप्ट टू जंप इनटू द वेल। उसने क्या किया कि कुएं में सीधा छलांग लगाने का उसने ऑप्शन ले लिया और जंप कर गया। तो मैंने आपसे दो बातें बोली। पहली बात तो ये कि जो अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड और डिसीज्ड के बीच का जो डिस्टेंस है अबाउट 15 to 20 फीट था, 15 से 20 फीट की दूरी थी। नंबर टू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि जो घायल पर्सन है, यानी सो जो इंजर्ड पर्सन था रुपेंद्र, उसको भागने के लिए कोई और जगह नहीं थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि उसके लिए कुआं ही सेफ था, लास्ट ऑप्शन वही था कि कुएं के अलावा कोई जगह ही नहीं बची है, बस इसी में कूदना है, मरना है तो मरना है, जीना है तो जीना है। वो लास्ट ऑप्शन नहीं था। बस इन दो बातों को कंसीडर किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इन दो बातों को कंसीडर किया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा होगा ऐसे केस में? क्या जोगिंदर सिंह के एक्ट का परिणाम है रुपिंदर सिंह का डेथ? क्या यहां पर अक्यूज्ड के एक्ट का परिणाम निकलेगा? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि भाई जोगिंदर सिंह अगर तलवार लिया होता या एकदम बिल्कुल पास में होता, है ना, उसके पास कोई इस तरीके का हथियार होता जिससे कि उसकी मृत्यु हो ही जाती और डर के मारे वो भाग रहा था, तब समझ में आता है। लेकिन जब आप खुद एविडेंस में ये बात कह रहे हो कि सर अक्यूज्ड और डिसीज्ड के बीच की जो दूरी थी अबाउट 20 से 30 फीट थी, और जब 20 से 30 फीट की दूरी थी तो इतना आसान तो नहीं था उसको मार देना। ये वाला फैक्ट आ गया। पॉइंट नंबर टू, कुएं में ही क्यों छलांग लगाई गई, जबकि कुएं के अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल थे? फिर वो कुएं में क्यों जंप कर गया, ये भी एक ऑप्शन आता है। सो दीज आर द टू ऑप्शंस बेसिकली। इसमें यह कहा गया कि जोगिंदर सिंह के एक्ट का डायरेक्ट रिजल्ट या जोगिंदर सिंह के एक्ट का डायरेक्ट परिणाम नहीं निकलता है रुपिंदर सिंह की मौत, यानी डिसीज्ड की जो मृत्यु हुई है, डिसीज्ड जो मरा है,
वो अक्यूज्ड के एक्ट की वजह से नहीं मरा है। चूंकि अक्यूज्ड के एक्ट की वजह से नहीं मरा है, इसीलिए क्या होगा, ही विल नॉट बी क्रिमिनली लाइबल। ओके है, किसी को डाउट है? देखिए, वि- विरसा सिंह वाले केस में भी तो सर सेम ही था, उसमें सर गिल्टी होल्ड किया था कोर्ट ने। हाँ आएंगे, उस पर भी आएंगे, डोंट वरी, आएंगे उस पर भी आएंगे। वो आएंगे नेक्स्ट वाले सेक्शन में, आएंगे 101 में। नाउ अब आते हैं इसमें एक और केस मैं आपको शेयर करता हूं। एक केस आता है रेवा राम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। क्योंकि यहां सिर्फ मैं कह दूं तो ये नहीं चलेगा, इसमें कोई अथॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना, कोई जजमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि आपके माइंड में चला जाए। रेवा राम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इसमें क्या है कि रेवा राम जो पर्सन है, नो डाउट ये अक्यूज्ड है, और इस अक्यूज्ड के ऊपर एलिगेशन था कि इसने अपनी वाइफ के ऊपर हमला किया था चाकू से, अपनी ही पत्नी पर हमला किया था चाकू से। इसकी बीवी का नाम था, क्या नाम था, ज्ञानवती बाई, ज्ञानवती बाई। इसकी वाइफ का नाम था ज्ञानवती बाई, ज्ञानवती बाई। इसके ऊपर इसने चाकू से हमला किया। जब चाकू से हमला किया तो डेफिनेटली इसको हॉस्पिटल लेके जाया गया। शी वाज एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल, और जैसी हालत थी, क्रिटिकल कंडीशन जो भी थी, उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया, उस सो कॉल्ड महिला का, घायल महिला का इलाज चला। नाउ देयर वाज एन ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द डॉक्टर्स। ऑपरेशन परफॉर्म हो जाने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, ऑपरेशन खत्म हो जाने के बाद, ऑपरेशन परफॉर्म हो जाने के बाद उस महिला को एक बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं हाइपर पायरेक्सिया। हाइपर पायरेक्सिया। सो नाउ ये हाइपर पायरेक्सिया की बीमारी में क्या होता है, हाइपर पायरेक्सिया की बीमारी में ऐसा होता है कि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, 102 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इस तरीके से उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा रेज कर रहा था। और उसमें एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है या एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है उसका भी रोल था, उसकी वजह से भी उसका जो टेम्परेचर है धीरे 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 बढ़ रहा था। नाउ जब ये सीन आ गया कि भाई वातावरण में भी गर्मी बढ़ रही है, उस महिला के अंदर भी हाइपर पायरेक्सिया की वजह से गर्मी बढ़ रही है, सो अल्टीमेटली हाइपर पायरेक्सिया की जो पेशेंट उसकी वाइफ थी उसकी मौत हो गई। अब फिर वही क्वेश्चन आया, क्या अक्यूज्ड के एक्ट की वजह से उसकी पत्नी की मौत हुई? अगर अक्यूज्ड के एक्ट की वजह से उसकी वाइफ की मौत हुई तो डेफिनेटली अक्यूज्ड विल बी लाइबल फॉर द मर्डर। अगर है तो क्रिमिनली लाइबल करेंगे सच में, और अगर नहीं है तो उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। आप लोगों को क्या लगता है, ऐसे फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पर इसको छोड़ना चाहिए या पकड़ना चाहिए? छोड़ना चाहिए सर। क्यों छोड़ना चाहिए? सर रीजन तो हाइपर पायरेक्सिया था ना सर, कॉज सर ऑफ नहीं, डेथ सर। सर इसमें गिल्टी होगा, क्योंकि जो हाइपरथेक्सिया हुआ है सर, वो उन स्टेप इंजरीज की वजह से हुआ है, अदरवाइज नहीं। ओके, तो इसमें सर इसकी वजह से जो डेथ वैसे हाइपर से, लेकिन इंजरीज के कारण ही तो हुआ है ना सर, वो इस वजह से सर इसको गिल्टी होल्ड किया जाएगा। ओके। नाउ अब यहां पर जो पॉइंट आया, इसमें मामला आता है एमपी हाई कोर्ट का, ये मैटर है डिसाइडेड। एमपी हाई कोर्ट ने एक पॉइंट यहां पर रेज किया, और उन्होंने कहा कि यदि सुपरवेनिंग कॉज, यानी फाइनल, यदि सुपरवेनिंग कॉज आर एट्रीब्यूटेड टू द इंजरी कॉज्ड,
यानी जो मृत्यु का कारण है उसमें अगर इस को कॉल्ड अक्यूज्ड के एक्ट का हाथ है, अक्यूज्ड के एक्ट का हाथ अगर होता है उसमें, किसके, डिसीज्ड की मौत में, तो डेफिनेटली हम फिर से इसको लाइबल कर देंगे। बट एज फार एज दिस पर्टिकुलर केस इन हैंड इज कंसर्न, हम इस केस की बात जो कर रहे हैं, जो हमारे हाथ में अभी सामने है, उस केस की बात करें, तो इसमें एक बात कही इन्होंने कि सो कॉल्ड जो वाइफ थी वो एक बीमार कंडीशन में चली गई जिसको हम हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं। और हाइपर पायरेक्सिया वाला जो कंडीशन आया वो उसकी चोट की वजह से आया। यानी इसका मतलब ये कि हाइपर पायरेक्सिया अगर उसको इंडिपेंडेंटली हो जाता, उसका चोट से कुछ लेना देना नहीं होता। ध्यान से समझना, अगर हाइपर पायरेक्सिया वाली जो बीमारी है वो खुद ब खुद होती, उसका चोट से कुछ लेना देना नहीं होता, देयर वाज नो कनेक्शन, कोई ड्राइविंग मोड नहीं होता, तब उस मामले में कह सकते थे कि भाई इसका तो हाइपर पायरेक्सिया खुद ब खुद हो गया, तो इसमें हमारा तो कोई रोल है नहीं। लेकिन यहाँ पर सिंपल हाई कोर्ट ने बिल्कुल कहा कि जो चोट लगी, जो इंजरी पहुंची, उसी इंजरी के वजह का परिणाम है हाइपर पायरेक्सिया। अब चूंकि हाइपर पायरेक्सिया उसी इंजरी की वजह से है, इसका मतलब अक्यूज्ड के एक्ट की वजह से क्या हुआ, हाइपर पायरेक्सिया हुआ। और हाइपर पायरेक्सिया की कंडीशन में उस लड़की की, उस ओकल्ड महिला की मौत हो गई। एंड दिस इज द रीजन वाई हम यहां पर क्या करेंगे, द डेथ वाज ए डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस, डेथ वाज ए डायरेक्ट परिणाम ऑफ द इंजुरीज इन्फ्लिक्टेड ऑन हर। तो यहां पर क्या किया, यहां पर अक्यूज्ड को लाइबल कर दिया, यहां पर अक्यूज्ड को क्या कर दिया, लाइबल कर दिया। क्लियर है? तो बहुत सिंपल सी बात है। यानी हमें क्या देखना है, इस यहां तक जो एग्जांपल्स हम लोगों ने लिया, इसमें आपको क्या देखना है, यदि अक्यूज्ड के एक्ट का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस या डायरेक्ट रिजल्ट डिसीज्ड की मौत का कारण बन जाए, डिसीज्ड की डेथ का कारण बन जाए, तो क्या हो जाएगा, तो अक्यूज्ड, तो यहां लिख लीजिए ऐसे, तो अक्यूज्ड क्रिमिनली लाइबल हो जाएगा, क्रिमिनली क्रिमिनली लाइबल हो जाएगा। एकदम सिंपल भाषा में बात कर रहा हूं, कुछ भी अलग से मैंने तामझाम नहीं किया, ना तो कंप्लीट इंग्लिश लिखी ना तो कंप्लीट हिंदी लिखी। तब उस कंडीशन में क्रिमिनली लायबल हो जाएगा अगर डायरेक्ट रिजल्ट निकला तो। अब ये वाला एग्जांपल, इसमें क्या हुआ, अक्यूज ने क्या किया, नाइफ से मारा, नाइफ से मारने की वजह से क्या निकला, हाइपर पायरेक्सिया हुआ, हाइपर पायरेक्सिया, पायरेक्सिया। और इसी हाइपर पायरेक्सिया की वजह से डेथ हुआ। इसका मतलब ये जो नाइफ से जो स्टैब किया, इसकी वजह से हाइपर पायरेक्सिया हुआ। अगर ये हाइपर पायरेक्सिया या कोई भी दूसरी तीसरी चौथी बीमारी अगर ये इंडिपेंडेंट होती, अगर ये अपने आप से आती, ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से आती, जो अभी वर्तमान में हालात है ना वातावरण का, एटमॉस्फेयर का, उसकी वजह से होता, उसका इस नाइफ की चोट से कोई लेना देना नहीं होता, तो इस बंदे को शायद सजा नहीं मिलती। तो याद कीजिए, मैंने कल एक एग्जाम्पल जो कहा था उसको यहां पर पुट करिए। अगर मैंने किसी बंदे को खेलते खेलते बैट से पीट दिया, उसके सर पे मारा, तो मेरे खिलाफ मामला क्या बनेगा, 307 का। तो मैं कौन हूं, ए। मैंने क्या किया कि एक डी नाम के पर्सन को बैट से पीट दिया, क्रिकेट बैट से, उसके सर पे दे मारा, तो मेरे खिलाफ क्या मामला बना, 307 आईपीसी का बना, अटेम्प्ट टू मर्डर। अब जो यहां पर मेरे खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर बना, अब इसमें क्या हुआ, इसके लिए गया कौन, इसके लिए आया एम्बुलेंस। और एम्बुलेंस जो है इतनी ओवर स्पीड से जा रहा था, इतनी ओवर स्पीड से जा रहा था, इस एम्बुलेंस का ही भाई साहब क्या हो गया, एक्सीडेंट। और जो एक्सीडेंट हो गया, उसी एक्सीडेंट में सो कॉल्ड डी की मौत हो गई, डी की डेथ हो गई।
तो क्या मेरे एक्ट की वजह से ओवर स्पीड हुआ? मेरे एक्ट की वजह से एम्बुलेंस पलट गई? मेरे एक्ट की वजह से एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हुआ? इज इट सो? देन आई विल बी क्रिमिनली लाइबल। और अगर मेरे एक्ट की वजह से एक्सीडेंट नहीं हुआ, मेरे एक्ट की वजह से एम्बुलेंस नहीं पलटा, तो मेरे को कहीं भी क्रिमिनली लाइबल आप नहीं कर सकते हो। अभी क्लियर है बिल्कुल? एकदम बच्चों की भाषा में बात की सुपर है। हाँ, सुपरवेनिंग कॉज, सुपरवेनिंग कॉज क्या होता है सर? सुपरवेनिंग मतलब फाइनल, बड़ा कारण। सिंपल समझिए, सुपरवेनिंग का मतलब बड़ा कारण। बड़ा कारण यहाँ पर जी क्या? मौत। तो मरने जी। का कारण, रीजन ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ, वो है। तो यहां पर मुद्दा ये हो गया कि अगर अक्यूज्ड के यही पहचानना है, एकदम सिंपल देहाती लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, एकदम नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में। अगर आपके केस में ये फाइंड आउट आप करते हैं, देखिए कभी भी, कल भी मैंने बताया था, क्रिमिनल लॉ के अंदर आप क्रिमिनल लाइबिलिटी तय करते हैं। द मोमेंट यू आर फिक्सिंग द क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑन एनी एनी पर्सन, तभी और केवल तभी आप उसको उस अपराध के लिए दंड देते हैं, अदरवाइज नहीं देते हैं। पहले क्या करना होता है? दोषी डिक्लेयर करना होता है। अगर वो दोषी डिक्लेयर है तो सजा मिलेगी, अगर वो दोषी डिक्लेयर नहीं है, सेंटेंस उसको नहीं मिलेगी। सो पहले क्या करना है? गिल्टी डिक्लेयर करना है। और गिल्टी डिक्लेयर करने का आपको फॉर्मूला बता दिया है कि कल्पेबल होमिसाइड में गिल्टी आप कब डिक्लेयर करोगे। ये एक पार्ट आपको यहाँ पर क्लियर है। यहाँ ये बात मैंने क्यों निकाली, ये सारी बातें क्यों निकल के आई? क्योंकि यहाँ जो स्टार्टिंग में इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने बहुत क्लियर लिखा है, हु ईवर कॉजेज डेथ। यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा? हु ईवर कॉजेज डेथ, कॉजेज डेथ। तो जो कोई मृत्यु कारित करता है, जरा इसको 10 बार रिपीट करिए मन में। जो कोई मृत्यु कारित करता है, जो कोई मृत्यु कारित करता है, जो कोई मृत्यु कारित करता है, हु ईवर कॉजेज डेथ। तो जो कोई मारेगा वही ना कल्पेबल होमिसाइड के लिए दोषी होगा। जो मारेगा ही नहीं वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए दोषी कैसे होगा? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अगर मैंने किसी को मारा ही नहीं तो मैं कैसे लाइबल हो जाऊंगा? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सामने सेक्शन में लिखा हुआ है। अब मारने के 3 तरीके बताए, वो अलग कहानी है, उस पर बात बाद में कर रहे हैं। इन्होंने स्टार्टिंग में लिख दिया, हु ईवर कॉजेज डेथ, हु ईवर कॉजेज डेथ, हु ईवर कॉजेज डेथ। इंग्लिश में समझ में आती, इंग्लिश में बोलिए, हिंदी में समझ में आती, हिंदी में बात करेंगे। तो जो कोई मृत्यु कारित कर दे, तो मैं, कल्पेबल होमिसाइड कब होगा? याद रखिए, कल्पेबल होमिसाइड होने के लिए पहली और आखिरी शर्त, पहली शर्त बोल रहा हूं और आखिरी शर्त भी बोल रहा हूं, पहली और आखिरी, फर्स्ट एंड लास्ट कंडीशन की, एक आदमी मरना ही चाहिए। जिंदा है तो कल्पेबल होमिसाइड कहेगा भाई? जब आदमी जिंदा है, जीवित है, तो कल्पेबल होमिसाइड का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, लगेगा ही नहीं। फिर वही बात मैं कहूंगा, मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं लिखा। देखिए, मैं कॉलेज साहब ने लिखा, छोड़िए, मैं कॉलेज ने नहीं लिखा। अब किसने लिखा? मोदी जी ने लिखा? नहीं, अमित शाह ने लिखा। चाहे लेजिस्लेचर बोल दीजिए, लेजिस्लेचर ने लिखा। क्लियर है? ओके, अब इसका दूसरा पार्ट अभी आएगा, वो आपको मैं डिस्कस करूंगा अभी। अब मैं ब्रेक दे रहा हूँ, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं दूसरा पार्ट। तब तक थोड़ा चाय वाय पी के माइंड को थोड़ा फ्रेश कर लीजिए, उसके बाद मिलते हैं। देखिए, इसको मैं यहाँ से सेपरेट ही कर दे रहा हूँ।